सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें। यदि मैं बताऊं तो मैं कुरुक्षेत्र से सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं। और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना कि आपने अंत तक वीडियो के दोस्तों साथ बने रहना है। और आज मैं आपको बताऊं तो आपने हेडिंग दोस्तों पढ़ी ली होगी, कांग्रेस के बारे में चर्चा रहेगी। और मेरे पैनल में जो जुड़े हैं एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं लक्ष्मीकांत जी, वो मेरे पैनल में जुड़े हैं। और आप सभी से मेरी प्रार्थना कि आपने अंत तक वीडियो के साथ जरूर बने रहना है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में बात रहेगी। 4 राज्यों में चुनाव हुआ है, उसके बारे में बात रहेगी। G23 के बारे में क्या विचार है कांग्रेस के नेताओं का, उसके बारे में बात रहेगी। और दोस्तों, पंजाब मैंने कवर किया और पंजाब में तो कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। उसके अलावा दोस्तों तमाम तरह की बातें रहेंगी। सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका वैन न्यूज में। धन्यवाद भाई। लक्ष्मीकांत जी बताइए जरा, आज होली है और होली के दिन आप व्हाइट कपड़ों में बैठे हो और ऐसे लग रहा है जैसे आज आपके ऊपर किसी ने रंग ही नहीं डाला, कारण क्या रहा? देखिए साहब, आज होली है और मैं सबसे पहले देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि इस देश के हर नागरिक के जीवन में खुशियां आए, परिवारों में सुख समृद्धि आए और उनके जीवन। और ये जो रंग है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। अभी आपने जिक्र किया कि मैं सफेद लिबास में बैठा हूं और रंग डाला नहीं डाला। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए कि मेरे तक हमने होली खेल ली और बड़ी अच्छी होली खेल ली है, लेकिन कहीं ना कहीं समय जैसे गुजरता गया, दिमाग और जहन में एक बात आती रही। और एक 1990 का एक जो मेरी अंतिम होली है, जो रंगों की, या यूं कह ले कि रंगों के तालाब में डूबने की या छलांगे लगाने की जो होली थी, वो 1990 की होली थी। 10-11 मार्च का करीब वो मेरे ख्याल से तारीख थी उस वक्त की। मैंने उस वक्त महसूस किया कि दिलों में नफरतों का जहर है, एक दूसरे के प्रति मन में मैल है। होली के दिन, अब बाकी दिन तो हम मतलब एक पड़ोसी है या दूसरा है, उसको मतलब देखना भी शायद कई बार पसंद नहीं करते। मैं कड़वे शब्दों का प्रयोग कई बार कर जाता हूं, लेकिन होली के दिन रंग लगाने भागते हैं और औपचारिकता निभाने के लिए। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन और मेरा सामाजिक जीवन, जो भी व्यक्ति मुझे जरा सा भी जानता है उसे अच्छी तरह पता है कि लक्ष्मी, मैं यथार्थ को जीता हूं, सिद्धांतों को जीने वाला व्यक्ति हूं और ये कृत्रिम चीजों में मैं कभी भरोसा करता नहीं। मेरे लिए रंगों का सिर्फ एक मायना, मैं 1990 के बाद की बात बता रहा हूं आपको कि 1990 तक जब छात्र थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त ये सारा सिस्टम किया करते थे। यही ब्रह्म सरोवर होता था, यहीं पर बड़े मस्ती मारते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब एक समय ऐसा आया, जब एक घटना 1990 की मैं बता रहा था, तब मैंने वो चश्मदीद हमारे सर्कल के अंदर, मेरे जो दोस्तों का सर्कल था, उसमें घटी घटना मुझे आज भी याद आती है कि एक दूसरे को रंग तो लगा रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती है, एक साथी के ऊपर मुसीबत आती है, तो वो आदमी जो रंग लगा रहे थे, लाल पीला बना रहे थे, गुलाल लगा रहे थे, पिचकारियां डाल रहे थे, एक भी व्यक्ति उस मित्र की मदद के लिए आगे नहीं आया। जिन लोगों के लिए उसने बहुत कुछ किया था, हमारे साथी ने, देखिए नाम लें तो, क्योंकि वही बात है, सारे शहर में रहने वाले लोग हैं, मैं किसी को रुस्वा करना नहीं चाहता। अब जब वो व्यक्ति जो सबकी मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहता था, जब उस दिन उसको मदद की जरूरत पड़ी, तो जो लोग रंग लगा रहे थे, पिचकारियां मार रहे थे, वो लोग उसकी मदद को आगे नहीं आए। तब मेरे दिल को एक ठेस लगी। मैं अकेला व्यक्ति था जो उस वक्त उसकी मदद में खड़ा हुआ और उस दिन मैंने निश्चय किया था कि ये नकली रंगों की बजाय, ये हरे पीले काल नाल गुलाबी चेहरे बनाने की बजाय, अगर मैं कुछ कर सकता हूं मेरे जिंदगी में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो कि मैं किसी की मदद के काबिल हूं, तो मैं सिर्फ इतना करूंगा कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी में खुशियां आए, कोई मेरी वजह से मुस्कुराए, किसी की मुस्कुराहट की वजह मैं बन पाऊं, किसी की जिंदगी की खुशियों की वजह मैं बन पाऊं, तो मैं उसको होली मानता हूं। वही रंग है और उसी को लेकर के जीता हूं। और मेरा एक लाइन का, एक मेरा डायलॉग मैं उस टाइम से बोलता आया हूं कि हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है, कि जब मैं आपके लिए बैठा हूं तो भाई आपको गम करने की जरूरत नहीं। यही मेरी होली है। और इसीलिए जहां तक ये अब जो होली का मामला है साहब, अब सिर्फ तिलक यहाँ माथे पर, मैं यहाँ भी नहीं लगवाता भाई। देख, बड़ी सीधी सी बात है, कोई बुरा मानता तो मान जाए। आपने अभी बताया कि गम जो
होली का रंग है जो आप सिर्फ तिलक लगाते हो, और जब हम हैं तो क्या गम है, लेकिन गम तो कांग्रेस में है। नहीं साहब, कांग्रेस में कोई गम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे है, देखिए हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और आप बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हो, बेशक किसी भी पार्टी की बात चल रही हो, यहाँ आप कांग्रेस से जुड़े हो तो कांग्रेस के बारे में ही बात करूंगा। कांग्रेस जो है पंजाब में सुपड़ा जो है साफ हो गया, और भी राज्यों में 4 राज्य और इसके अलग है, वहां पे भी बिल्कुल ही सफाया हो गया। क्या कांग्रेस की आंतरिक राजनीति कांग्रेस को मार गई? देखिए साहब, आपने जैसे पहले मेरे उसकी बात की है, तो मैं पहले तो अपनी लाइन का जवाब जरूर दूंगा कि आपने कहा कि कांग्रेस में गम है, तो मैं यहाँ भी एक बात कहूंगा कि हम है तो क्या गम है। ठीक है, दौर आता है, दौर चलता रहता है, लेकिन हम है तो ये दौर तो बहुत पुराना हो गया सर, चल ही रहा है लगातार, कांग्रेस का हर जगह सफाया हो रहा है। और देखिए, जहाँ तक सुभाष भाई आपकी बात है, मैं स्वीकार करने में कोई अब हर्ज नहीं रहा। और एक बात अक्सर आती थी गुटबाजी की और आंतरिक लड़ाई की। खुद आपके चैनल पर, आपके माध्यम से भी, और बहुत से चैनलों में बहुत से साथियों ने मुझे कवर किया है। कोशिश होती है कि परिवार की लड़ाई को बाहर ना ले जाया जाए। अपने परिवार में क्या घटना घट रही है उसको बाहर पड़ोसियों में नहीं बताया जाता, लेकिन वो तब तक नहीं बताया जाता जब तक उन बर्तनों के खड़कने की आवाज बाहर गली में सुनाई ना दे। यानी कि कहने का मतलब सभी को सुनाई दे रही है वो आवाज। जब आप ये पूछ रहे हैं, परिवारवाद वाली बात हो रही है ना जी, और यही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन पे तमाम आरोप भी यही है परिवारवाद पे। देखिए साहब, 2 बातें हैं। पहले चलो मैं पहले आपके परिवारवाद की बात का जवाब देता हूँ, फिर आंतरिक लड़ाई का जवाब देता हूँ। परिवारवाद का एक मुद्दा बार बार उठाया जाता है। प्रियंका गांधी जी का अगर आप 4 दिन पहले का ट्वीट देखें तो आपको उसका जवाब मिलेगा। प्रियंका गांधी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि नरेंद्र मोदी को, इस देश के प्रधानमंत्री को, परिवारवाद से दिक्कत नहीं है, एक परिवार से दिक्कत है। उसकी वजह है कि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है ही नहीं साहब, नरेंद्र मोदी है, वही भाजपा, वही जो है सारा मामला उनसे है। तो ये बात तो कांग्रेस पे भी लगती है जनाब, क्योंकि कांग्रेस में भी वही है, सोनिया है, राहुल है, प्रियंका है, परिवारवाद का आरोप तो लगेगा ही। सुनिए तो ना साहब, मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि परिवारवाद का आरोप यहाँ लगता है कि परिवारवाद ये। भैया परिवारवाद कहानी है, पहली बात तो देखिए, अब जिसका वंश ही नहीं है भैया, जिसने बच्चे ही पैदा नहीं किए, जो इस काबिल ही नहीं थे कि परिवार बना सकें, अब वो तो क्या खाक परिवारवाद करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरा परिवार नहीं है। भाई तू अपनी बीवी को छोड़ करके भाग गया यार, इसमें कांग्रेस का दोष तो नहीं है, परिवार बना लेते किसी ने। कांग्रेस के पास तो फिर इसका मतलब लीडर ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के वही लोग अध्यक्ष वही। मैं वही कह रहा हूँ कि आप मेरी बात तो सुनिए ना, पहले मुझे जवाब दे लेने चाहिए भाई, मैं थोड़ा बोल लूँ तो उसके बाद आप जो कहेंगे मैं आज बताऊंगा खुला, चाहे 2 घंटे ले जाना मेरे को, लेकिन मैं बताऊंगा, एक एक चीज पे बात करूंगा मैं आपके साथ, क्योंकि बहुत हो चुका यार, हम भी तंग हो चुके हैं, और बता के भी सुनने वाले फिर बताने सब तंग हो चुके हैं। तो आज जो करेंगे खुला करेंगे, सरेआम करेंगे। मैं एक एक चीज की जवाब आपको देता हूं। हिंदुस्तान की जो राजनीति है, आप यहां से लीजिए, आप नेहरू परिवार से या मोदी या किसी और से मत लीजिए, यहां से लीजिए कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है, आप कह सकते हैं लोकतंत्र है, लेकिन हमारी जो मानसिकता है, ये मेरे देश के लोगों को कड़वी लगेगी बात जो मैं बोल रहा हूं। इस देश के लोगों की जो मानसिकता है वो आज भी वहीं खड़ी है। हम लोकतंत्र में कहां विश्वास करते हैं यार। एक बात सुनिए, एक आदमी विधायक बनता है या मंत्री बन जाता है या मुख्यमंत्री बन जाता है, तो जनता को काम के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, मंत्री के पास जाना चाहिए, विधायक के पास जाना चाहिए, इन्हीं के पास जाना चाहिए ना। तो लोग कहां जाते हैं मैं बताता हूं आपको। लोग मंत्री के पास नहीं जाते, क्या कहते हैं, बोला यार इसकी घरवाली के पास चलो, घरवाली की सुनेगा। फिर कोई कहता है, बोला मुख्यमंत्री का लड़का पकड़ लो, बोला गाय का बछड़ा पकड़ लो, गाय जल्दी दूध देती है। तो क्या, बोला मुख्यमंत्री का बेटा पकड़ लो, विधायक का बेटा पकड़ लो, या मंत्री का बेटा पकड़ लो। ये परिवारवाद आया कहां से है साहब? लोग ही तो पकड़ते हैं। मैं 2005 का एक वाकया आपको बताता हूं कि 2005 तक हम लोग सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस में हमारी तुत्ती बोला करती थी, हम कांग्रेस चलाया करते थे। उस टाइम पे लोग हमें मानते थे कि यार यही हैं जो लोग हमारे काम करवाएंगे। लेकिन जिस वक्त 2005 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, उसके बाद लोगों का ट्रेंड क्या था कि यार विधायक मिल जाए तो ठीक, अगर विधायक ना मिले तो मेरा अपना मानना है, किसी को बुरी लगती है तो लगे मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूं, जो लोग सत्ता आने से पहले हमारे पास आते थे, हमें अपना वो सब कुछ मानते हैं कि यही सब कुछ करेंगे सरकार का,
और भगवान के आशीर्वाद से किया भी है, लोगों के काम भी करवाए हैं। लेकिन लोगों की सोच क्या हुई कि यार अब यार लक्ष्मीकांत के पास जाके क्या करेंगे, ना तो एमएलए है, ना एमएलए का बेटा है, अब फलाने आदमी के पास जाके क्या करेंगे, ना एमएलए है ना उसका बेटा है। बोला फिर, बोला एमएलए के बेटे के पास चलो, एमएलए की लड़की के पास चलो, एमएलए की बीवी के पास चलो, मंत्री की बीवी के पास चलो, मंत्री के बेटे के पास चलो। ना तो कभी मंत्री ने कहा कि मेरे बेटे के पास जाओ, ना कभी विधायक ने कहा कि मेरी पत्नी के पास जाओ। लेकिन लोगों की सोच जो इतनी संकुचित है, बन जाती है कि बनने के बाद वो लगा लेते हैं कि जो लोग संवैधानिक पद पर बैठा वही काम कराएगा। लेकिन जो पार्टी की ठेकेदारी लिए घूमता है लक्ष्मीकांत शर्मा, बोला इसके पास जाने का फायदा ही नहीं है यार, ये तो काम नहीं करवा पाएगा। जबकि हमने उन लोगों से ज्यादा काम करवाए हैं, जो आए हैं उनके ज्यादा काम करवाए हैं। लेकिन मैं लोगों की सोच की बताता हूं, हमारे देश की जनता की सोच ही ऐसी बन चुकी है कि हम गाय की बजाय गाय के बछड़े को पकड़ना पसंद करते हैं। और जहां सोच ऐसी होगी तो वहां परिवारवाद क्यों नहीं आएगा। अब दूसरी बात आप आइए, आप नेहरू परिवार पर आरोप लगाते हैं, गांधी परिवार पर आपने लगाया, आपने भी कहा कि राहुल प्रियंका। भैया राहुल प्रियंका अकेले के क्यों टारगेट करते हो? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी किसके साथ सरकार चलाती है? प्रकाश सिंह बादल के साथ, बाप सीएम बेटा डिप्टी सीएम। यहाँ दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार चला रही है। दुष्यंत चौटाला कौन है? परिवारवाद का दूसरा नाम नहीं है क्या? नहीं है। जयललिता के साथ वहां जो तमिलनाडु में सरकार चलाई, जो अन्य राज्यों में सरकारें चलाई गई, वहां परिवारवाद नहीं था। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बन जाता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? वो विधायक। हेमा मालिनी खुद सांसद, धर्मेंद्र सांसद, सन्नी देओल सांसद। ये परिवारवाद नहीं है, अकेला कांग्रेस का परिवारवाद है। और जितने भी, वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह कहाँ है आज? भारतीय जनता पार्टी में है। वो राज्यसभा के सांसद, उनका बेटा लोकसभा से सांसद है। ये परिवारवाद नहीं है। राव इंद्रजीत कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, उनकी बेटी को टिकटें मिलती हैं, वो परिवारवाद नहीं है। मतलब कांग्रेस का परिवारवाद है। और जहां तक मैं इनकी बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार, अब आपके बच्चे पैदा नहीं हुए तो भाई इसमें कांग्रेस का दोष नहीं है। बड़े सीधे तौर पर कहता हूं, राहुल गांधी का दोष है ना प्रियंका गांधी का दोष है। शादियां करवाई, कर लेते बच्चे पैदा। अब इनके परिवारवाद की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अकेली सरकार सबसे पहले वाजपेयी जी की सरकार आई, 6 साल सत्ता में रहे। अब वाजपेयी के सत्ता में बैठे हैं, माधवराव सिंधिया का बेटा वो उसमें आज भाजपा में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनकी जो वसुंधरा राजे सिंधिया, ये बुआ बेटे हैं। 3-4 इनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्यों में और केंद्र में मंत्री हैं। तो वो परिवारवाद नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात बीच में रोकूंगा। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया। मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उनके पास एक गुड़िया भी है, बेशक उन्होंने गोद ली है। कैसे है वो तो राजनीति में नहीं है। आप सुनो, वो गोद लेवा मामला भाई वही बात है, वैसे नहीं कहते कि सगी औलाद तो सगी औलाद ही होती है। ठीक है, अगर उनके बच्चे होते लाजमी तौर पर आगे आते। लेकिन वो, मैं उनके ऊपर कोई ये नहीं कर रहा कि टिप्पणी नहीं कर रहा। वाजपेयी जी एक बड़े नेता थे, बड़े महान नेता थे। और मैं अगर गैर कांग्रेसी किसी नेता का सम्मान करता हूं पूरी दुनिया में तो सिर्फ वाजपेयी जी का करता हूं। अब नरेंद्र मोदी का बात ले लीजिए साहब आप। नरेंद्र मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी चलती है। जो मैं कहना चाहता था, उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी चलती थी वाजपेयी जी के नाम से चलती थी। लेकिन कांग्रेस किसके नाम से चलती है? राहुल गांधी के नाम से तो कांग्रेस में नहीं चलती। राहुल गांधी का नाम क्यों आएगा? कांग्रेस तो लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस में तो अब देखिए ना, वहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बोल सकता है क्या? आप एक सीधा आप जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी लगातार बोले, राफेल का मुद्दा उठा, तमाम मुद्दे उठे, लेकिन राहुल की सुनी नहीं। मैं वो बता रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना जी, क्योंकि एक जो लीडर होता है, जो कमान को संभाल रहा है, जो पूरे भारत की सत्ता को संभाल रहा है, राहुल गांधी मेन चेहरा है, पीएम पद के दावेदार भी हैं। लेकिन राफेल का मुद्दा उन्होंने उठाया, या तो उनके पास कोई कमी थी किसी कागज की या किसी भी चीज की, लगाई है तो सुनी नहीं गई उसकी। उसके अलावा राहुल गांधी के अलावा बताइए जरा कौन सा लीडर है? दिग्विजय सिंह जैसे लीडर, बड़े बड़े लीडर है, वो चुप बैठे हैं। और आप, मैं हरियाणा की बात करूंगा, ये तो मैं सेंटर की बात करता, अभी हरियाणा की बात कर लेता हूँ। हुड्डा है, हुड्डा जी ने अभी थोड़े दिन पहले पैराकिट में वो रखा, जन समस्याएं सुनने के लिए वो आए। जब सरकार हुड्डा की थी तब तो उन्होंने जन समस्याएं कुरुक्षेत्र में, पीपली में सुनी नहीं। अब पैराकिट में आके जन समस्याएं सुन रहे हैं, और जब उनकी सरकार नहीं है तो उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? देखिए साहब, अब इसमें आपने ना एक लाइन में 3-4 प्रश्न जोड़ दिए। असल में दिक्कत ये होगी, परिवारवाद से अगर आप संतुष्ट हो तो मैं अगले प्रश्न पे जाता हूं कि परिवारवाद
ये कांग्रेस में तो नहीं है। कांग्रेस में तो बोलने की आजादी आज भी है। आज भी आपने 23G का जिक्र किया, ये कांग्रेस में ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में को नरेंद्र मोदी के एक बयान के सबको पता है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, अगर किसी दिन कोई भाई खुलासा करवाना चाहे तो बिल्कुल फिर रिकॉर्ड में करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा लोग रो रहे हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि भाई बस मोदी का डंडा है, चल गया तो फिर ठा 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 होगी। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में आंतरिक राजनीति है, वो आंतरिक लोकतंत्र भी रहा है। ठीक है कि वो एक लीड करने वाला एक व्यक्ति होता है। दूसरी तरफ मैं आपकी बात करता हूँ, राहुल गांधी ने जहां पे इसकी 23 की बात करते हैं, आपने अभी समस्याएं की, जो छोटे छोटे सवालों का जवाब दूं ताकि एक बड़ा सवाल आपका जो है वो रहेगा। आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सत्ता में थे तब वो पीपली में समस्याएं नहीं सुनते थे, आज वो समस्याएं सुन रहे हैं, तो क्या वो दूर नहीं कर सकते? देखिए, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मामला है, वो जाने, उनका काम जाने, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से नहीं, एक सीएम, कोई भी सीएम और पूर्व सीएम की बात करता हूं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं लेता। मुख्यमंत्री जब होता, आज खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनका काम जनता, विधायकों का काम जनता की समस्याओं को वहां तक पहुंचाना और उनका दूर करना है। और जब अपोजिशन में होता, अगर अपोजिशन जनता की समस्याएं नहीं सुनेगी तो करेगी क्या? खाली तो वो भी नहीं बैठ सकते ना साहब। जहां तक आपने इसकी बात करी कि आज वो समस्याओं का समाधान तो सरकार को करना है, सरकार करेगी ना। मोदी साहब ऊपर बैठे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट कहां पहुंच गए? तो फिर उसका मेरा सवाल वहीं पे अभी भी बना हुआ है लक्ष्मीकांत जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं, अब उनको जन समस्याएं सुनने की क्या नौबत आई कि अब आके पीपली पैराकिट में जन समस्याएं सुने, जब पता है कि सरकार उनकी नहीं है, तो समाधान कैसे निकला? देखिए साहब, जनता खाली ढकोसला है? ढकोसला नहीं है ये तो। देखो, मैंने कहा ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मामला तो हुड्डा साहब जाने, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये केवल हुड्डा की बात नहीं है। अब मैं खुद की अपनी बात करता हूँ, मैं जनता के बीच में जाता हूँ, मैं जाता हूँ। मैं कोई सत्ता में तो नहीं रहा, ना मैं विधायक रहा, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ। किसी भाई को कोई दिक्कत आती है, कोई छोटे जहां मैं सॉल्व कर सकता हूँ। किसी को डीसी की प्रशासनिक समस्या है, मैं एक एडवोकेट हूँ, उसके नाते भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं लोगों के पास भी जाता हूँ। कोई कहता है साहब डीसी से मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर डीसी से करवा देता हूँ। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थोड़ी है मेरे को। और मैं बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो काम नहीं करवा सकते जो हम यहाँ पे आज के दौर में करवा रहे हैं। ये आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं करवा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको तो पैसा इकट्ठा करने से फुर्सत नहीं है साहब। तो फिर मैं ऑन लाइव कह दूं लोगों को, यदि किसी का काम नहीं हो लक्ष्मीकांत जी से मिले आके। क्यों नहीं? मैं कहता हूँ, सुनो, मेरा एक नारा, मैंने भी कहा ना कि हम है तो क्या गम है, ये नारा नहीं है मेरा, ना मेरा कोई स्लोगन है, ये मेरे जीवन की सच्चाई है। और मैं आपके कैमरे के सामने एक बात स्वीकार करता हूँ, ये लोग जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास, मैं आप इसको कभी मैंने ये कहा कि मेरा ऑफिस नहीं है, मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि मेरा ऑफिस नहीं है। मैं तो यहाँ भगवान की दी हुई वजह से बैठा हूँ। ये जमीन परमात्मा ने दी है, ये जो सारा ढांचा ये भगवान का दिया, मैं यहाँ बैठा हूँ और एक निमित्त मात्र हूँ, मैं सिर्फ करने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी शख्स आता है, मैं अपनी जिंदगी का असूल बता रहा हूँ, यहाँ पर जो भी शख्स आता है, अगर कोई चीज मांग रहा है, मेरे पास है, तो मैं बिना एक सेकंड का संकोच किए वो चीज उसको देता हूँ, मतलब उसका काम करवाता हूँ। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं उसको कहता हूँ भाई मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, हम कोशिश करेंगे और तेरे लिए लेके आएंगे। और कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, नहीं हमारे बस में, अब सरकार हमारी भी नहीं है साहब, सरकार होता थोड़ा और मामला होता, दबाव होता है। लेकिन उसके लिए मैं कहता हूं, तीसरा जो डायलॉग है कि भैया तेरे लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लड़ सकता हूं, तेरे लिए लड़ूंगा, तेरा काम होगा नहीं होगा बात की बात है। अच्छा ये बताइए बड़े चेहरे, तंवर ने छोड़ी कांग्रेस, वीरेंद्र है, राविंदर सिंह है, विनोद शर्मा, बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस छोड़ के हरियाणा की सत्ता की बात कर रहा हूं मैं। ये सब हरियाणा का मामला नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान का मामला है। और जो आपने एक बात छेड़ी थी, मैं अब उस पर मेरे ख्याल से टिप्पणी करूं तो, क्यों छोड़ी, किस लिए छोड़ी, अब वो 2014 की बातें हैं। नहीं, ये गुटबाजी के कारण 2014 की बात है। उस वक्त जो लोग सत्ता में थे, वजह तो वही हो सकते हैं, और तो देखिए कोई वजह है नहीं भाई। मतलब अगर कोई, मान लिया किसी परिवार को कोई व्यक्ति छोड़ करके जाता है तो परिवार के मुखिया की वजह से जाएगा, वैसे तो जाएगा नहीं। लेकिन जहां तक आपने एक सवाल किया, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। आपका एक सवाल था कि राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया, और आपने एक सवाल किया कि 4 राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई, 5 में साफ हो गई, और कांग्रेस पीछे से साफ होती जा रही है। मैंने तब भी कहा था कि हाँ, ये
वो वक्त और था जब थोड़ा स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती थी और हमें लगता था, खुद मुझे लगता था कि मैं बाय बर्थ कांग्रेसी हूँ, मेरा परिवार कांग्रेसी था। लेकिन 1994 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ और सक्रिय कांग्रेस के यूथ कांग्रेस में, कांग्रेस सेवा दल में, बड़ी कांग्रेस में हर पद पर तकरीबन मैं काम कर चुका हूँ। वहां से दर्द होता है, आज इस दिल में दर्द होता है जो कांग्रेस के हालात आज मैं देखता हूँ। लेकिन सवाल इस बात का साहब जो आपने मुद्दा उठाया कि कांग्रेस साहब कि राफेल का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, बिल्कुल सही बात है कि वो मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी ने उठाया। आपने कहा कि शायद तथ्यों की कमी थी, नहीं, बिल्कुल तथ्यों की कोई कमी राहुल गांधी के पास नहीं थी। राहुल गांधी ने एक एक तथ्य मीडिया में रखा, लोगों के बीच में रखा। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा चक्र है ना साहब, एक झूठ को 100 बार बोलो और 100 आदमी बोल दो। आपने एक झूठ बोल दिया और 10 आदमियों ने उस झूठ की कॉपी कर दी, जैसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब एक बड़ा झूठ बोलते हैं, 15 लाख खाते में आएंगे, और 10 लोगों ने उसकी बात को कॉपी कर दिया तो लोग उसको सच मानते हैं। मैं कहता हूं कि 15 लाख नहीं आ सकते, लेकिन मेरी बात को किसी ने कॉपी नहीं किया। नहीं, उसका तो प्रूफ तो नहीं ना किसी के पास 15 लाख कही थी या नहीं कही थी, प्रूफ है उसका? हाँ, प्रूफ है। ये जो आज तक चैनल पे इसने जो आपका ये अमित शाह जी हैं, इन्होंने खुद माना था जब इस पत्रकार ने, क्योंकि आज तक तो ये अब तो गोदी मीडिया हो गया पूरी तरह से, उस वक्त इतना गोदी मीडिया नहीं, कभी कभी जनता की बात कर लेते थे। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अमित शाह का था, मुझे नहीं पता शायद अंजना थी या जो भी था भाई, कोई उसने एक सीधा सवाल पूछा कि 15 लाख रुपए कब आएंगे, तो अमित शाह जी ने कहा था कि हंस करके, बेशर्मी की हंसी हंसी थी, बड़े बेशर्मों की तरह हंसे चैनल पर, और बोला एक ही बात कही, बोला ये तो जुमला था, चुनाव का पैंतरा था। तो लेकिन क्या हुआ, लोग उसकी बहकाई में आ गए। पुलवामा का क्या हुआ, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। पुलवामा आज सबको पता है, 14 से 19 में हुआ था, 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, फरवरी निकल गई, 3 साल हो गए। 3 साल में कहां से RDX आया, कहां उस गाड़ी पर टारगेट हुआ कि पूरा आमला बुलेट प्रूफ गाड़ियों का, एक गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है, उसी पर क्यों टारगेट हुआ? और जिस जगह पर कीड़ी को भी एंट्री करने की इजाजत नहीं होती, वहां पर आतंकवादी कैसे आ गए, गाड़ी RDX से भरी कैसे आ गई, ये सवाल आज भी है। जहां तक दूसरा मामला एयर स्ट्राइक का, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जनता को कभी जनता के बीच में पब्लिकली नहीं किए जाते कि हमने एयर स्ट्राइक कर दी। फिर जब एयर स्ट्राइक होती है साहब, आपने ढकोसला पीट दिया, विजय दिवस मनाया, आप ये बताइए, एक आदमी कहता है 250 आतंकवादी मारे, कहता 350 मारे, कहता 400 मारे, और एक जो कैबिनेट मंत्री था सरकार में वो क्या कहता है कि आतंकवादियों को मारने के लिए तो एयर स्ट्राइक की ही नहीं थी। इस बात का जवाब कौन देगा? लेकिन दिक्कत क्या है कि पूरा सोशल मीडिया, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया, तो सोशल मीडिया ने थोड़ा बचा दिया लोगों को, अदरवाइज पूरे गोदी मीडिया ने कि प्रचार कर दिया, एयर स्ट्राइक हो गई, इतने हो गया, ये हो गया, और उसको झूठ को इतना फैलाया गया कि लोगों को वो झूठ ही सच लगता है। मैं जहां पर आ रहा था राहुल गांधी जी की बात पर, राहुल गांधी जी एक सच्चा इंसान है, बिल्कुल सच्चा इंसान है और सीधा साधा इंसान है, दिल में कपट नहीं रखता, वैर नहीं रखता, कोई दुर्भावना दिल में नहीं रखता, वो जो बोलता है सच बोलता है। सोनिया गांधी जी कैसी इंसान है? आप पहले मेरी एक की जवाब नहीं लोगे, एक का जवाब तो ले लीजिए। तो राहुल गांधी जी ने राफेल का मुद्दा उठाया, लेकिन दिक्कत क्या रही, कहां रही? नरेंद्र मोदी एक झूठ बोलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसकी कॉपी करके जनता में फेंक देती है। राहुल गांधी ने एक सच बोला, लेकिन बदकिस्मती से जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जो आज आपका ये G23 है, जो 23 का ग्रुप आप बता रहे हैं, G23 कहता है कांग्रेस खत्म हो रही है, इस पर मंथन होना चाहिए। इसी पे सुन तो लीजिए ना, मैं वही तो बता रहा हूं कि ये जो G23 है, गुलाम नबी आजाद हुए, और ये जो आपके दिग्विजय सिंह का आपने नाम लिया, मनीष तिवारी का लिया, राज बब्बर, जितने भी G23 के लोग थे, एक भी व्यक्ति ने कभी राहुल गांधी के सुर में सुर नहीं मिलाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा आदमी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, आज उसको अपनी औकात पता लग गई होगी। कांग्रेस हार गई कोई बात नहीं, लेकिन कैप्टन साहब को शायद अपनी औकात पता लग गई होगी। पटियाला में अपना खुद का चुनाव हार गए, जो ये कहते थे कि कैप्टन से कांग्रेस चलती है। ये लेकिन कांग्रेस में तो शुरू से ही कांग्रेस में थे कैप्टन, उस समय तो किसी कांग्रेसी ने कहा नहीं ये बात कि कैप्टन गलत है। जब वहां पे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पंजाब में थी, उस समय कैप्टन का किसी ने बॉयकॉट नहीं किया, किसी भी कांग्रेसी नेता ने कैप्टन को गलत नहीं कहा। अब कांग्रेस से वो कैप्टन चला गया तो अब सारे जो है उसके पीछे पड़े। अगर कैप्टन को गलत ना कहा होता तो कैप्टन से को CM से क्यों हटाते भाई? किस लिए हटाते?
कैप्टन की कमियां पकड़ी गई, कैप्टन का ये पता लग गया कि कैप्टन भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, तो उस तभी तो हटाया गया ना। सर कमियां क्या पता लगी, सिद्धू साहब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए उस समय, और उन्होंने बीजेपी, पहले तो बीजेपी उजाड़ी सिद्धू साहब ने उधर पंजाब में, सुनो, उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ करवा दिया। भाई मेरे, आप एक सिद्धू को क्यों लिए बैठे हैं? तो बहुत से सिद्धू हैं। सिद्धू और कैप्टन की, और उसके बाद कैप्टन की, और जो बाद में मुख्यमंत्री चन्नी साहब बने उनकी आपस में नहीं बनी। इतनी अंदरूनी लड़ाइयां लगातार लोग मीडिया टीवी पे देख रहे थे। साहब मैं वही तो कर रहा हूँ ना, आप मेरे को थोड़ा सा बोलने का मौका दे दो साहब, तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। सिद्धू साहब एक अकेला नहीं है, यहाँ सारे सिद्धू हैं, बहुत से सिद्धू हैं। गुलाम नबी आजाद कौन है? राज्यसभा के अंदर मोदी 750 किसानों की मौत पर नरेंद्र मोदी आंसू नहीं बहाते, लेकिन गुलाम नबी आजाद जब पार्लियामेंट से उनका कार्यकाल खत्म होता है राज्यसभा से, तो वो फूट फूट कर रोते हैं नरेंद्र मोदी। क्यों? उनको गुलाम नबी आजाद से प्यार नहीं था, कांग्रेस में उनका एक दलाल राज्यसभा से विदाई ले रहा था, इसलिए वो रो रहे थे। ऐसे ही लोग हैं कि जिन लोगों ने, अभी जो आपने कहा G20 थे, मैंने कहा ना कि राफेल का मुद्दा है, मैं आप वो बात थोड़ा सा घुमा देते हो, वो बात पूरी करने दो कि राफेल का मुद्दा, क्योंकि जनता को पता लगना चाहिए कि राहुल गांधी कल भी सही था, राहुल गांधी आज भी सही है कि जी जो राफेल का मुद्दा उठाया, अगर कांग्रेस की लीडरशिप, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य लीडर थे, बताइए कब उस बात को आगे लेकर के गए। कमलनाथ मध्य प्रदेश में सरकार अपने आदमी को, तो आप अपनी ही पार्टी पे आरोप लगा रहे हो, हुड्डा भी तो कांग्रेस। नहीं, मैं कह रहा हूँ गुलाम नबी तो मेरी पार्टी का है, आप अपनी पार्टी पर आरोप लगा रहे हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के उन लोगों पर आरोप लगा रहा हूँ जो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को रण के मैदान में अकेला छोड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि राजनीति क्या है, राजनीति कहां से आती है? अपने आदमी की मदद करना सबसे बड़ी राजनीति है। आप अपने आदमी को मरवा दोगे। कांग्रेस देश की राजनीति करती है, राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति करता है, देश की राजनीति करता है। आपने राहुल गांधी को अकेला छोड़ दिया। मैं आपके सवाल का जवाब यहाँ देना चाह रहा हूँ साहब, कि आपने जैसे मोदी की बात की कि मोदी जब एक झूठ बोलता है तो सारे भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे लग जाते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन राहुल गांधी सच बोल रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को जो G23 ये 23 आदमी जो ग्रुप बनाए बैठे हैं, ये राहुल गांधी के समर्थन में कब खड़े हुए? ये तो राहुल गांधी के पैर खींच रहे हैं। उस टाइम पे भी किसी ने राहुल का मामला नहीं उठाया पब्लिक के बीच में जाकर के। आज मसला क्या है? मसला वही है ना कि रैली होती है, जम्मू कश्मीर में करते हैं गुलाम नबी आजाद, वहां पर G23 इकट्ठा होता है और गुलाम नबी आजाद भरी सभा में भाषण देते हैं कि नरेंद्र मोदी ग्रेट आदमी है। तो ये क्या, ये किस लिए? ये कांग्रेस का आदमी है कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी है? एक आदमी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, एक आदमी ने पूरे देश को लाइन में लगा दिया, एक आदमी ने पूरे देश के संस्थान बेच दिए, और गुलाम नबी आजाद उसको ग्रेट बताता है। तो इसका मतलब क्या है कि गुलाम नबी आजाद कौन है? उसी का तो, उन्हीं का पाला हुआ होगा ना, कि इसीलिए कांग्रेस में छोड़ा हुआ है। अगर आज देखिए, अभी 3 दिन पहले की बात बताता हूं, गुलाम नबी आजाद मीडिया में कहते हैं नेतृत्व परिवर्तन करो, कहते हैं ना कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनाओ। जब मीटिंग में सोनिया गांधी के सामने जाते हैं, वहां पर सोनिया गांधी के नाम पर मोहर गुलाम नबी आजाद लगा देते हैं। क्या नौटंकी है ये? अगर आपको गांधी परिवार पसंद नहीं है, छोड़ दो, आप कांग्रेस चलो। अगर देखिए, आप मेरे को पसंद नहीं करते, मैं आपको पसंद नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं ठीक है भाई, मैं सुभाष जी, मैं तो आपके साथ चलूंगा। आप कहते हो कि नहीं भाई लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, तो छोड़ दो आप मेरे को, मेरे साथ क्यों चल रहे हो? जब आप मुझे छोड़ना भी नहीं चाहते, मुझे गालियां भी दिए जा रहे हो, तो ये क्या नॉनसेंस है? क्यों भाई? एक आदमी का तो बुरा मत बताओ, बुरा बताते हो तो उसको छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ के जा रहे गुलाम नबी आजाद? उसकी वजह यही है, ये जितने G23 के लोग हैं ना, ये सारे सत्ता में रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के दलालों के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस में बैठ करके राहुल गांधी को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं आपके सामने बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि राहुल और प्रियंका जैसा साफ और सुथरा व्यक्ति इस देश की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में इन लोगों को तकलीफ है। अब देखिए साहब, मैं एक बड़ी, तो अध्यक्ष पद की कुर्सी भी तो सोनिया गांधी छोड़ सकती है, क्या दिक्कत है? किस, अरे भैया मेरे, वो छोड़ रही है तो छोड़ने नहीं देते। जब राहुल गांधी छोड़ रहे हैं सर, छोड़ नहीं रहे, तभी तो हो रहा है। सुनिए ना, राहुल गांधी ने 2019 का पार्लियामेंट चुनाव हारने के बाद रिजाइन कर दिया, ठीक है। मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं था, मेरा अपना मानना है, हालांकि मैं उस कद का व्यक्ति नहीं था और मेरा एक वोट भी अगर कहीं लिया जाता तो मैं राहुल गांधी को कहता कि भाई आप कुर्सी मत छोड़ो, आप अध्यक्ष हो कांग्रेस के। कांग्रेस अकेली आपकी वजह से नहीं आ रही है, कांग्रेस को उन लोगों ने हराया। कमलनाथ चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश का उस वक्त में,
राजस्थान का जो चीफ मिनिस्टर है गहलोत साहब, और ये लोग अपने बेटों को टिकट दिलवाते हैं पार्लियामेंट की जबरदस्ती, और वो जीत नहीं पाते। जब चीफ मिनिस्टरों के बेटे कांग्रेस में जीत नहीं पाते तो राहुल गांधी पर किस बात का आरोप? राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था कि जबरदस्ती टिकटें दी गई हैं। कांग्रेस में जो ये सिस्टम आया है ना एक साहब, अब जो लोग आज कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं, आपने कहा कि मंथन करेंगे, G23 के लोगों ने कहा। ये जो 23 है ना, मेरे को तो ये नहीं पता लगा चाहते क्या है। ना तो ये कांग्रेस छोड़ते, ना ये कुछ करना चाहते। ये बात मीडिया में आके कहते हैं कि सोनिया गांधी कुर्सी छोड़ो, मीटिंग में जाते हैं सोनिया गांधी कुर्सी छोड़ना चाहती है तो उसको छोड़ने नहीं देते। राहुल गांधी ने 2019 में चलो जैसे भी किया, जो भी किया, पार्टी की प्रेसिडेंट छोड़ दी, और ये कहा कि उसमें 3-4 कमेटियां बनाई गई कि एक नाम आप सुजेस्ट कर लो, एक नाम चूज करो कि जिसको प्रधान बना दिया जाए। लेकिन 3 महीने के बाद यही जो G23 था, यही G23 3 महीने के बाद सोनिया गांधी के बार में पहुंच जाते हैं, दरबार में पहुंच जाते हैं। सोनिया गांधी को कहते हैं कि आप संभालिए कुर्सी। क्यों? अरे 23 में से आप आज 23 है ना, ये तो 23 में से एक लीडर चुन ले 23 में से कोई नहीं चुन सकता साहब। 23 में से जो आदमी 23 में से अपना एक लीडर नहीं चुन सकते, वो राहुल गांधी सोनिया गांधी की बात करते हैं। दूसरी बात, मैं उनके कद का नहीं हूं, लेकिन वही बात है ना कि सत्ता में आने से कोई कद नहीं बनता। कद बनता है ईमानदारी से और सामाजिक जीवन से। गुलाम नबी आजाद साहब का मैं बिल्कुल नाम लेना चाहता हूं, हरियाणा का प्रभारी था हमारा 2019 के चुनाव में। वो शख्स जो हरियाणा का प्रभारी हो, हरियाणा विधानसभा के चुनाव चल रहे हो और कार्यकर्ताओं से मिलना पसंद नहीं करता, किसी कार्यकर्ता से ढंग से मिलना पसंद नहीं करता। लोग कोठी पे जाते हैं प्रभारी की, वहां पर पानी तक तो कोई पूछता नहीं है। ये अभी मैंने 4 दिन पहले एक इंटरव्यू देखा गुलाम नबी आजाद का, वो कहता है कि मैंने इंदिरा जी के साथ काम किया, मैं इंदिरा जी की सरकार में मंत्री रहा, मैं उसकी सरकार में मंत्री रहा, मैं राजीव की सरकार में मंत्री रहा, मैं मनमोहन की सरकार में मंत्री रहा। तो भैया कांग्रेस बर्बाद किसने करी है? लक्ष्मीकांत ने कर दी क्या, या सुभाष ने कर दी, जो आज तक सत्ता के पास भी कहीं फटके नहीं। जो लोग सत्ता में रहे, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे, चाहे वो हरियाणा में किसी राज्य में मंत्री रहे, किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर रहे, स्वाद सत्ता का उन्होंने चखा है ना साहब, मलाई उन लोगों ने खाई है ना। तो कांग्रेस की अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस बर्बादी की ओर है, तो कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? अश्विनी कुमार जी पंजाब से रिजाइन करके मंत्री थे मनमोहन सरकार में, वो कहते हैं कि कांग्रेस तो खात्मे की ओर है। अरे खात्मे की ओर पहुंचाया किसने? जब सत्ता में आप लोग बैठते हो, कैबिनेट के मंत्री आप बनकर के बैठते हो, वर्कर की, कार्यकर्ता की पूछ आप करते नहीं, 2 पैसे का काम किसी को करके देते नहीं। अगर वर्कर के काम हो, जनता के काम हो, अगर आज आप कहते हैं कि जनता के काम नहीं हुए, सरकार देखिए राहुल गांधी तो सत्ता में रहा नहीं भाई, आज तक भी वो सांसद रहा है। उसने कभी, यही जो दुर्भाग्य की बात है, मेरा अपना ओपिनियन है कि 2009 में नहीं तो 2012 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं जनता की समस्याएं देखूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, फीडबैक लूंगा। वो निकले, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में गए। अगर उनको सत्ता का लालच होता गांधी परिवार को, तो सोनिया गांधी 2005 में क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती थी, या राहुल गांधी 2009 में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। लेकिन वो लोग सत्ता के लोभी नहीं है, वो जनता के बीच में रहना चाहते थे, तभी दूसरों को प्रधानमंत्री बनाया गया। संगठन का काम चौधर का काम नहीं है साहब, संगठन का काम तो ये तो खज्जल होने वाला काम है, देसी भाषा में बताऊं मैं, और वो लोग कर रहे हैं। जो लोग सत्ता में रहे हैं, जिन्होंने मलाइक, मनीष तिवारी जी आज G23 का हिस्सा है, गुलाम नबी आजाद हैं, और जो लोग इनके बीच में बैठे हैं, उन लोगों ने पिछले 8 साल के अंदर ये देखिए कांग्रेस की आवाज कितनी उठाई है जनता के बीच में जाकर के। अपने प्रदेश में कांग्रेस की लड़ाई कितनी लड़ी है, कितने धरने प्रदर्शन कांग्रेस के लिए किए हैं। अगर काम भी करते हैं ना साहब, तो वो अपने नाम से करते हैं, कांग्रेस के नाम से नहीं करते। किसी ने संघर्ष किया, किसी आदमी ने तेल की कीमतों के खिलाफ धरना दिया, उसने कांग्रेस के नाम से नहीं दिया, उसने अपने नाम से धरना दे दिया। आप ऐसे कांग्रेस मजबूत करोगे? अच्छा ये बताइए मेरे को, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। लोगों का भी आरोप है, हम भी फील्ड में रहते हैं सारा दिन, पंजाब के चुनाव भी मैं कवर करके आया हूँ, कांग्रेस के पास कोई लीडर ही नहीं है। क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी साहब के आगे बोलने के लिए कोई भी लीडर कांग्रेस का, लोग बताते हैं कि ढंग का है ही नहीं जो मुकाबला कर सके। राहुल गांधी की बात ही नहीं पूरी होती कभी। देखिए साहब, अब मुकाबला करने के 2 तरीके हैं। एक बार तो अमित शाह जी ने कहा था, पीछे की बात है, मेरे ख्याल में कोरोना का टाइम से चल रहा था, तब मैंने आपके चैनल पे एक बयान दिया था, आपको शायद याद नहीं, लेकिन मुझे याद है। तब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को 2 हाथ करने के लिए पार्लियामेंट में आना चाहिए। व्हाट अ नॉनसेंस यार, ये पार्लियामेंट क्या कुश्ती का अखाड़ा है क्या?
तब हमने कहा था कि भाई अमित शाह जी, अगर दो दो हाथ करने का ज्यादा शौक है ना तो आ जाओ लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ कर लो, या पार्लियामेंट में बुला ले, वहां कर ले मेरे साथ। राहुल गांधी से दो हाथ करके क्या निकालेगा तू? राहुल गांधी सभ्य व्यक्ति है, शरीफ व्यक्ति है, वो देश की चिंता करता है, वो देश की लड़ाई लड़ता है। जहां तक मुकाबले की बात आपने की, नरेंद्र मोदी साहब का कद क्या था गुजरात से पहले? अभी भी क्या है? एक झूठा व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति। गुजरात में बहुत बार मुख्यमंत्री सुनिए, लोग टिकट लेके भाषण सुनने आते हैं गुजरात में। सुन तो लीजिए साहब, गुजरात के व्यक्ति की एक बात बताऊं, ये अभी 3 या 4 रोज पहले की बात है, अगर कहीं से आपको उपलब्ध हो सकता हो तो खर्चा मैं कर लूंगा। एनडीटीवी के ऊपर 2 व्यक्तियों की बाइट मैंने उत्तराखंड की देखी है, सरकार बनने के बाद एनडीटीवी के ऊपर वो आई हुई थी। वो एक साथी जैसे था, जैसे आप भाई घूम रहे लेते हैं बाइट, उसने 2 व्यक्तियों से पूछा था कि भाई आपने किसको वोट दिया? पहले का जिक्र नहीं करता, वो था तो वो भी उन्हीं में से, लेकिन एक ने स्पेशल गुजरात का जिक्र किया ना। एक 40 साल का करीब व्यक्ति था, उसने कहा साहब मैंने भाजपा को वोट दिया है। बोला आप देहरादून में कब? बोला कहाँ के? उसने कहा मैं गुजरात से हूँ। बोला देहरादून में कब से हो? बोला 1.5 साल से हूँ। तो बोला गुजरात से देहरादून क्यों आए? बोला साहब काम की तलाश में आया हूँ। बोला गुजरात में काम क्यों नहीं है? बोला नहीं, काम गुजरात में काम नहीं है, यहाँ देहरादून में आया हूँ और मैं यहाँ पे कोई दुकान वगैरह का वो काम करता है। बोला जी यहाँ थोड़ा मेरा रोजगार ठीक चल गया। तो बोला गुजरात में नहीं है? बोला गुजरात में काम नहीं है। जो व्यक्ति गुजरात से 3 बार मुख्यमंत्री बता रहे ना, अब रहा है 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद, उसके बाद भी सरकार लगातार इनकी चल रही है, तो गुजरात से ऐसा व्यक्ति पलायन क्यों करता है काम के लिए? देहरादून आता है वो किस लिए? ये सब ढकोसले हैं। गुजरात मॉडल क्या है दुनिया ने देख लिया। गुजरात का मॉडल एक है, पैसे खाओ भाग जाओ, पैसे खाओ भाग जाओ, लोन उठाओ भाग जाओ। जितना भी लोग भाग गए हैं आज, विजय माल्या को छोड़कर, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और जितने भी नाम, यार 50 की लिस्ट पड़ी है, सबको सब कर्ज लिया। ये लोग भी कांग्रेस के टाइम कर लिया। तो कांग्रेस ने कर्ज काम चलाने के लिए दिया ना, भागने के लिए परमिट थोड़ी दिया था। भगाए किसने है? नीरव मोदी किसके साथ गया? राहुल गांधी के साथ गया था क्या अमेरिका? नीरव मोदी प्रधानमंत्री के साथ जाता है, मेहुल चोकसी प्रधानमंत्री के साथ जाता है अमेरिका, एक किसी ट्रिप के ऊपर, किसी जो ये भेजते हैं कोई डेलीगेशन वगैरह गए प्रधानमंत्री के साथ, दोनों ही वहां जाके रह गए अमेरिका। कौन छोड़ के आया उसको? विजय माल्या को किसने भगाया है? ललित मोदी को किसने भगाया? यार कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस लोन ही ना देती तो ना ये नुकसान होता देश को, ना वो भाग। तो आज ये लोन क्यों दे रहे हैं? तो आज ये गरीब आदमियों को दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं जिसको जरूरत है। सुनिए ना, 5,000 का लोन, 10,000 का लोन। भैया मेरे लोन सभी देते हैं। या अडानी और अंबानी को सारा पूरा हिंदुस्तान दे दिया, क्यों दे दिया? कभी पूछा मोदी साहब से जाके? पूछो ना कि अडानी और अंबानी को सारा हिंदुस्तान क्यों दे दिया? लोन दिए जाते हैं, उद्योगपतियों को सब देते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि लेके कहां भागे वो? 2014 से पहले तो नहीं भागे, वो यहीं थे, इसी देश में थे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि भागने का रास्ता नहीं था। मोदी साहब आए, सारे गुजरातियों का भगा दिया। जितने गुजराती हैं, अब टिप्पणी करना ठीक नहीं होता ना साहब, कैमरे में बैठे हैं और कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। गुजरात भी इसी देश का एक प्रांत है, गुजरात की संस्कृति भी मेरी संस्कृति है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस मोहल्ले में सारे लड़के चोर हों, जिस मोहल्ले के सारे लड़के आवारा हों, जिस मोहल्ले में सारे लड़के डिफॉल्टर हों, उस मोहल्ले में कोई जाना पसंद करेगा कि? तो गुजरात के जितने भी ये उद्योगपति आए हैं सारे डिफॉल्टर निकले, सारे पैसे खा के भाग गए, सारे हिंदुस्तान का माल लेकर रफोचक्कर हो गए। क्या कर लिया मोदी साहब ने भाई? किस लिए? कमीशन खोरी कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ना। नीरव फ्री में कोई किसी को छोड़कर नहीं आता, कुछ ना कुछ लेन देन होगा। अब लोग कहते हैं कि यार कि मोदी को क्या लेना अंबानी अडानी से? भैया तो मोदी से पूछो ना कि जिन लोगों ने, जो लोग लोन लेकर यहाँ से भागे हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई भी हुई है और उनकी संपत्तियां भी जब्त हुई है हमारे हिंदुस्तान में। 9,000 करोड़ की संपत्ति, उसमें से 8,500 करोड़ की संपत्ति विदेश में है और 500 करोड़ की हिंदुस्तान में। उस 500 करोड़ में से अगला तीसरा हिस्सा पहले बेच गया, वो उसके कितने बच गए? कितने बच गए 500 में से? 233 करोड़ की संपत्ति। 9,000 करोड़ की संपत्ति में से 233 करोड़ की संपत्ति जब्त करके तीर मार लिया गया। अगर हिम्मत है तो ब्याज समेत लेकर आओ ना, इंग्लैंड से बैठा विजय माल्या, रिश्तेदार इनका वहां बैठा हुआ है, ले आओ उससे। वो कार्रवाई चल रही है। नहीं, क्या चल रही है? कब चलेगी? चल रही है वो, काफी टाइम। अरे हिंदुस्तान तो आपने आज बेच दिया और वो कार्रवाई चलती रहेगी। कब आएगा कब नहीं आएगा? कहाँ संपत्तियां भाई साहब, कहाँ है? कहाँ नीरव मोदी की संपत्ति? अरे जो लोग अपना आशियाना बनाए बैठे हैं दूसरे देशों में, वो हिंदुस्तान में क्या खाक छानने आएंगे क्या? बताओ कितनी दफा आए हैं वो?
और ये आपके जो अंबानी अडानियां देख लेना, एक दिन ये भी यही कांड करके जाएंगे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने भट्ठा बिठा दिया। हालात के हिसाब 1947 के कगार पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लेकर के देश को खड़ा कर दिया। और उसमें जो आपके G23 जो आपके हैं ना, मैं फिर कहूंगा, जिसको जो तोप चलानियां चला ले यार, गोली चलानियां चला ले। कांग्रेस हूं, सीना ठोक के बोलता हूं, कांग्रेस का आदमी हूं, कांग्रेस के लिए काम करता हूं, कांग्रेस को अपने खून से सींचा, पसीने से सींचा भाई। जब लोग युवा उम्र होती थी ना, कॉलेज में जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, मन मारा भी करे था, बस मौज मस्ती करे, गाने गा, फिल्म स्टाइल में घूम। लेकिन कहीं ना कहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का लहू जो इन रगों में दौड़ रहा है, वो जोर मारता था कि नहीं यार, देश के लिए कुछ करना चाहिए, तभी कांग्रेस ज्वाइन की थी। ये देख करके आज ये बात करते G23 के लोग। देखिए, कांग्रेस में दो तरीके के लोग हैं, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में यार। और जो चाहे जैसा बोलने कर लें यार, ये G23 के लोग, तीन तरीके के लोग आए कांग्रेस। एक वो लोग जिन्होंने अपना खून दे, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये वो लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस को खड़ा किया। मतलब कुर्बानी दी कांग्रेस के लिए दी, देश के लिए दी। देश के लिए कुर्बानी देनी थी, एक संगठन जरूरी था, कांग्रेस को बनाया। उसके बाद वो लोग आए जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपना लहू बहाया। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वो जान बचा सकते थे अपनी, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया उनकी हत्या की जाती। लेकिन किस लिए हत्या हुई उनकी? क्योंकि वो देशभक्त लोग थे, सिर्फ देश को देखना चाहते थे। उस वजह से उनकी हत्या, उन्होंने कांग्रेस के लिए अपना लहू बहाया। और तीसरी कैटेगरी के लोग, ये जो G23 हैं, ये है खून पीने वाले लोग, लहू पीने वाले लोग। इन लोगों ने कांग्रेस का लहू पिया, सत्ता में रहे, मौज मस्तियां करी, पैसा इकट्ठा करे, सब कुछ लूट लिया, कांग्रेस का खून पी लिया। आज ये राहुल गांधी पर कांग्रेस को कहते हैं कांग्रेस कमजोर हो गई। यार, कांग्रेस को कमजोर किया किसने? इस बात का जवाब कौन देगा? कांग्रेस का लहू किसने पिया? कांग्रेस के वर्कर को आपने पूछा तक नहीं। आज आप कांग्रेस के पतन की दुहाई दे रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आम उस कांग्रेस की तरफ से जो सिर्फ कांग्रेस के लिए जीता है, जो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए जीता है, जिसके सीने में हिंदुस्तान धड़कता है, उस व्यक्ति की तरफ से राहुल जी और प्रियंका जी को एक बात कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे पास समय है। ऐसे कबाड़ को निकाल देना चाहिए जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को बर्बाद करता है। देखिए साहब, जिस परिवार में आपको रहना हो, या तो उसका मुखिया कैसा ही हो। मान लिया मेरे परिवार का मुखिया मेरा पिता है। मेरे पिता को मैंने मुखिया मान लिया, वो गलत करता है या सही करता है, मैं राय दे सकता हूं घर में बैठ करके। सड़क पे आकर के अपने पिता का जुलूस नहीं निकाल सकता। और अगर मैं निकालता हूं तो मुझे उस घर में रहने की जरूरत नहीं है, और मुझे रहने का हक भी नहीं है। पार्टी का जो मुखिया होता है वो पिता के रूप में होता है। और उसके अलावा जितने भी नीचे लोग होते हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, वो सब बच्चों के रूप में होते हैं। वो अपनी बात बंद कमरे में अपने मुखिया को कह सकते हैं, सड़क पर जलील नहीं कर सकते। लेकिन G23 के लोगों ने राहुल गांधी के हक में कभी एक बयान नहीं दिया। अब मैं एक थोड़ा सा वाक्य आपको बताना चाहता हूं, जहां मैंने एक बात शुरू की थी कि इस देश में राजनीति परिवारवाद और व्यक्तिवाद की चलती आई है। जहां परिवार की बात आती है, परिवार आगे बढ़ता है। वो किसी भी पार्टी का है, चाहे प्रकाश सिंह बादल है, चाहे ओम प्रकाश चौटाला है, चाहे वो कोई और भी व्यक्ति रहा है, जितने भी लोग हैं, बीजू दल है, वहां पर देख लीजिए आप जाकर के, उड़ीसा, सब जगह यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी में भी राजनाथ सिंह का बेटा है, प्रमोद महाजन की बेटी है, गोपाल नाथ मुंडे की बेटी है, और ये वीरेंद्र सिंह है, राविंदरजीत सिंह है। ये सब ये परिवारवाद के तो उदाहरण और किसके हैं? लेकिन वो राजनीति का हिस्सा बन चुका है, परिवारवाद और व्यक्तिवाद। भारतीय जनता पार्टी में जहां परिवार है वहां परिवारवाद है, और जहां व्यक्तिवाद है वहां व्यक्तिवाद है। वहां अपने मुखिया को सरेआम जलील नहीं किया जाता। नरेंद्र मोदी ने एक चीज पकड़ी 2012 में, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी सरकार हुआ करती थी। 2012 में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया। ये लोग मास्टरमाइंड है, इनका दिमाग जो है ना खुराफाती है। राहुल गांधी का दिमाग अगर इतना सा खुराफाती होता ना, नरेंद्र मोदी की क्या भी साथ थी। लोग अपने आप कहते हैं यार नरेंद्र मोदी को तो राहुल गांधी धूल चटाएगा। आज क्यों नहीं कहते कि इसका मुकाबला कौन करेगा? क्योंकि वो निहायत सच्चे दिल का आदमी है, और ये खुराफाती आदमी है मोदी साहब। इन्होंने एक चीज देखी कि यार कांग्रेस चलती कहां से है। बोला कांग्रेस तो गांधी परिवार से चलती है। इन्होंने नेहरू पर अटैक शुरू कर दिया। अगर कोई देश से प्रेम करने वाला
इतना परसेंट भी प्रेम करने वाला व्यक्ति है, वो नेहरू में खोट तो बताए क्या है। देखो, जहां तक छुटपुट घटनाएं सब जगह होती हैं, लेकिन नेहरू जिया इस देश के लिए। नेहरू ने ये जो उद्योग धंधे चले, जो ये आज बेच रहा है नरेंद्र मोदी, जितने भी संस्थान बेचे गए, ये सारे नेहरू परिवार। कभी कहे तो ब्राह्मण नहीं था, जबकि मुझे मतलब कहते ही बड़ी शर्म आती है कि कैसे कैसे प्रधानमंत्री का कैटेगरी का व्यक्ति और ऐसे छोटी राजनीति करता है कि वो मुसलमान है। वो तुझे क्या यार, मुसलमान भी है, वो हिंदू है, वो ब्राह्मण है, क्या है, आपको क्या लेना है? वो हिंदुस्तान का नागरिक तो है, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री रहा वो 15, 16, 17 साल के करीब। आप उसको मतलब उसके कैरेक्टर पर टिप्पणी उठाते हो। लेकिन होता क्या साहब कि कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता, वो लक्ष्मीकांत शर्मा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा तो वजूद ही कहां था साहब, हम ना विधायक है, सांसद नहीं है। फर्क उसका पड़ता है जिसकी फॉलोइंग होती है, कोई सीएम है, कोई एक्स मिनिस्टर है, कोई केंद्र का मंत्री है, कोई सांसद। एक सेकंड, अगर वो लोग नेहरू का बचाव करते, वो लोग नेहरू के हक में खड़े होते, तो आज कांग्रेस को ये दिन देखना ना पड़ता। उन लोगों ने कांग्रेस को मरवाने का काम किया, कांग्रेस को बदनाम करने का काम करवाया। जो लोग सत्ता की मलाई चाटते रहे, सत्ता में बैठे खा गए कांग्रेस को। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर आज भी आप वाकई में मंथन करना चाहते हैं ना, तो मंथन तो सिर्फ एक बात का है साहब कि लीडर एक होता है, अच्छा है या बुरा है। भारतीय जनता पार्टी को सबका पता है कि नरेंद्र मोदी को बहुत बढ़िया लीडर नहीं है, सबको पता है, लेकिन उनको पता है कि उनसे उनका काम चल रहा है, तो वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है। तो कांग्रेस के जो लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस उठे, भविष्य में उठे, उन्हें एक सुर में कम से कम पार्टी प्रेसिडेंट का साथ देना होगा। और अगर नहीं देना चाहते तो अपना रास्ता अलग ले लेना चाहिए। और अगर वो नहीं लेते तो आपके माध्यम से मैं पार्टी हाईकमान से मांग करता हूं कि नए चेहरे लेकर के आए, नए लोगों को लेकर के आए। यार 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, नए लोगों को लेकर के आएंगे। अब आप देखिए साहब, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, इनमें सबसे बड़ा कमाल किस बात का है? सरकार किसकी आई इस बात के कोई मायने नहीं है, लेकिन लोगों ने सबक किसको सिखाया? जो बड़े बड़े चेहरे थे। उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़ा चेहरा था, हार गया। हिमाचल प्रदेश में पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, धूमल सबसे बड़ा चेहरा था, हराया। उत्तराखंड में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की, हराया किसको? बड़ा चेहरा, मुख्यमंत्री। पंजाब में जितने बड़े चेहरे थे सब पकड़ के ठोक दिए। तो लोगों ने एक मन बना लिया है कि जो चले हुए कारतूस हैं, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे जो हिंदुस्तान की राजनीति पर बोझ बन करके बैठ गए हैं, अब इनको सबक सिखाना है। और कांग्रेस आला कमान से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप समझिए इस बात को कि आज नए लोगों की जरूरत है, नए खून की जरूरत है, नए हौसले और नए जज्बे की जरूरत है। कांग्रेस सत्ता में आएगी, बशर्ते कि इन बातों का ध्यान रखा जाए। और जो व्यक्ति, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो पार्टी का मुखिया आपने बना दिया, जो उसकी जिंदाबाद नहीं बोलता, उस आदमी का उस संगठन में कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ लक्ष्मीकांत जी। बेबाक बातचीत के लिए लक्ष्मीकांत जी जाना जाते हैं और मेरी कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मीकांत जी से मैं हर हफ्ता बात करने की कोशिश करता हूं, ताकि पता लगे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई क्या है। और तमाम बातों का जो है बड़ी बखूबी और तेज और तर्रार अंदाज से दोस्तों लक्ष्मीकांत जी ने जवाब दिया। लक्ष्मीकांत जी, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। दोस्तों, अगले लाइव तक बने रहे सुभाष सैनी के साथ।